नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। आज श्रीकरणपुर चुनाव के नतीजे आएंगे। सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की होगी काउंटिंग। 8:30 बजे से ईवीएम के वोटों की गिनती होगी। मतगणना स्थल पर ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी। बड़ी खबर आपको दे रही है, 8:30 बजे से ईवीएम के वोटों की गिनती जो है शुरू हो जाएगी। ये जानकारी सामने आ रही है और मतगणना स्थल पर ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी जो है लगाई गई है। और आज इंतजार है कि आखिर किस तरीके के नतीजे निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टी के लिए ये चुनाव अपने आप में बहुत अहम। 3 प्रत्याशी मैदान में हैं, एक भारतीय जनता पार्टी से, एक कांग्रेस से और एक आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी जो है मैदान में हैं। और काफी अच्छा वोट परसेंट देखने को मिला था। अब देखना होगा कि आज के नतीजे आखिर क्या बताते हैं, क्योंकि इंतजार इन नतीजों का किया जा रहा है। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में ये विधानसभा चुनाव और 8:30 बजे ईवीएम से वोटों की गिनती की जाएगी। बड़ी खबर आपको दे रही हैं। आज नतीजे जो है सामने होंगे और नतीजों में किसको भारी जीत मिलती है ये देखना होगा। दरअसल आपको बता दें कि श्रीकरणपुर में भजनलाल सरकार के मंत्री सुरेंद्र पाल बीजेपी के उम्मीदवार हैं और वोटिंग समाप्त हो गई है। पूरे दिन वोटर्स में काफी उत्साह देखने को मिला था। अशोक संवाददाता हमारे साथ है। अशोक, देखिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है श्रीकरणपुर के लिए, क्योंकि आज जो है नतीजे सामने आने वाले हैं। किस तरीके की तैयारियां हैं? हाँ ठीक है सर। अशोक हमारे साथ लगातार बने हुए। अशोक, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है अशोक तक संपर्क नहीं हो पा रहा। दोबारा से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि आज श्रीकरणपुर में जो है मतगणना हो रही है। श्रीगंगानगर जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं और जिनमें से 5 पर चुनाव नतीजे 3 दिसंबर के हुए आ चुके हैं और बीजेपी के खाते में 2 तो 3 सीटें कांग्रेस के कब्जे में हैं। और आज एक करणपुर विधानसभा सीट के नतीजे जो है बीजेपी का पलड़ा भारी कर सकता है। इसलिए लग भी रहा है कि बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि यहां बीजेपी ने सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मैदान में उतारा है। उन्हें चुनाव से पहले ही राज्य मंत्री के रूप में कद भी बढ़ा दिया है। और उधर रुपेंद्र सिंह कुनर अपने पिता की मौत के बाद इस सीट पर चुनाव लड़ रही हैं। उन्हें जनता से सहानुभूति से उम्मीद है। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 199 सीटों में से 115 सीटें जो है बीजेपी जीती है। और अब करणपुर की जनता सत्ताधारी पार्टी को वोट कर देती है तो जीत सुरेंद्र पाल सिंह टीटी की निश्चित है। वैसे भी पार्टी ने सरकार में टीटी को अहम जगह देकर इस बात की उम्मीद और बढ़ा दी है। अशोक एक बार फिर हमारे साथ है। अशोक, आपको मेरी आवाज मिल रही है तो बताइए कि आज किस तरीके की तस्वीर रह सकती है और तैयारियां कितनी है? देखिए ममता, श्री गंगानगर जिले की करणपुर विधानसभा सीट पर 5 जनवरी शुक्रवार को हुए वोटिंग को लेकर आज फैसला सामने आ जाएगा। चूंकि श्री गंगानगर जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा आज ठीक 8 बजे से मतगणना का काम शुरू कर दिया जाएगा। अभी से हम श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में ही मौजूद है, जहां पर ठीक 8 बजे मतगणना का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले कि मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए, श्री गंगानगर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज के गेट नंबर 1 पर हम मौजूद हैं, जहां से चुनाव कार्मिक और चुनाव अधिकारियों का मतगणना स्थल में प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही साथ दूसरे गेट पर जहां पर कि इलेक्शन एजेंट्स के साथ साथ मीडिया कर्मियों को प्रवेश दिया जाएगा। पूरे के पूरे मतगणना स्थल को इस समय ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी में रखा गया है, ताकि कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति इस समय श्री गंगानगर के मतगणना स्थल में अनाधिकृत रूप से प्रवेश न कर सके। चूंकि श्री करणपुर विधानसभा चुनाव इस समय श्री गंगानगर के साथ साथ पूरे राजस्थान की निगाहें इस सीट पर टिकी हुई है। आखिरकार श्री करणपुर विधानसभा के लगभग 1,96,000 मतदाताओं जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया था, किसे अपना प्रतिनिधि चुना है, कुछ ही देर में यह तस्वीर साफ हो जाएगी। सबसे पहले 8 बजे पोस्टल बैलेट्स की गिनती शुरू की जाएगी और ठीक 8:30 बजे ईवीएम में डले मतों की गिनती शुरू की जाएगी। जी
अशोक, क्या माने, क्योंकि कितनी जल्दी नतीजे हमारे सामने होंगे और क्योंकि ये सीट में जो लड़ाई है वो अपने आप में बहुत दिलचस्प है। यहां तक कि सुरेंद्र पाल सिंह टीटी जो बीजेपी से उम्मीदवार हैं, बीजेपी ने उन्हें पहले ही एक बड़ा पद भी दे दिया है राज्य मंत्री के तौर पर। बिल्कुल ममता, देखिए श्री करणपुर विधानसभा सीट एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव बन के रह गया है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी के लिए भी ये प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। चूंकि राजस्थान में भाजपा की सरकार बन चुकी है, भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को न केवल मंत्रिमंडल में जगह दी, बल्कि उन्हें इंदिरा गांधी नहर परियोजना के साथ साथ कृषि विपणन जैसा महत्वपूर्ण विभाग देकर भी मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास किया। तो वहीं कांग्रेस ने भी दिवंगत विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे रुपिंदर सिंह कुन्नर को ही चुनावी मैदान में उतारकर मतदाताओं की सहानुभूति बटोरने का प्रयास किया। तो निश्चित तौर पर करणपुर विधानसभा सीट पर न केवल भाजपा और कांग्रेस बल्कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पृथ्वीपाल सिंह संधू भी फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी की तरह से त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है। मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाऊं तो देखिए, चुनाव कार्मिकों और अधिकारियों के साथ साथ जो इलेक्शन एजेंट्स हैं, वो इलेक्शन एजेंट्स का भी मतगणना स्थल पर पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और संभावना यही जताई जा रही है, चूंकि टोटल 17 टेबल लगाई गई है ममता, और 17 टेबल्स में से 14 टेबल्स पर ईवीएम और तो 2 टेबल्स पर पोस्टल बैलेट्स की गिनती की जाएगी। साथ ही साथ एक टेबल पर ईपीपीएमएस मतों की गिनती की जाएगी। तो उम्मीद यह है कि 9:30 बजे से रुझान आना शुरू हो जाएंगे और मोटे तौर पर करणपुर विधानसभा चुनावों को लेकर जो परिणाम की तस्वीर साफ होगी, वो लगभग 12 बजे तक एक संभावना जताई जा रही है कि मतदाताओं का जो फैसला है वो सामने आ जाएगा। लेकिन अगर हम श्रीगंगानगर जिले को देखें तो 6 विधानसभा सीटें हैं और 2 भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है इस वक्त और 3 कांग्रेस के हैं। ये भी अपने आप में लड़ाई दिलचस्प हो जाती है। पिछला भी जरा आप आकलन करिएगा कि किस तरीके से करणपुर का विधानसभा चुनाव रहा था। बिल्कुल ममता, देखिए 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के गुरमीत सिंह कुन्नर ने जीत दर्ज की थी और भाजपा के सुरेंद्र पाल सिंह टीटी बतौर बीजेपी कैंडिडेट तीसरे नंबर पर रहे थे। जबकि इस समय जो आम आदमी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं पृथ्वीपाल संधू, उन्होंने 2018 का विधानसभा चुनाव बतौर निर्दलीय प्रत्याशी लड़कर दूसरे स्थान हासिल किया था। तो ऐसे में तीनों ही कैंडिडेट अपनी जगह काफी मजबूत माने जाते हैं। और यदि हम गंगानगर जिले की बात करें तो जैसे नवंबर में ही चुनाव संपन्न हुए हैं, उसमें श्री गंगानगर जिले की 5 विधानसभा सीटों में से 3 पर कांग्रेस काबिज हुई तो 2 पर भाजपा के प्रत्याशियों को जीत दर्ज की गई। तो ऐसे में न केवल गंगानगर जिले के लिए बल्कि पूरे प्रदेश की और देश की निगाहें श्री करणपुर स्थगित चुनाव के परिणामों पर टिकी हुई है, जहां भाजपा और कांग्रेस के द्वारा ये दोनों ही पार्टियों के द्वारा करणपुर विधानसभा चुनाव के परिणाम न केवल अपने आप की प्रतिष्ठा साबित करेंगे, बल्कि चूंकि कुछ ही महीनों बाद देश के अंदर लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो ऐसे में करणपुर के जो चुनाव परिणाम होंगे ये एक तरह से लिटमस टेस्ट होंगे। भारतीय जनता पार्टी का प्रयास यह है कि राज के बदौलत और साथ ही साथ भाजपा प्रत्याशी को जिस तरह से बीच चुनाव में मंत्रिमंडल में जगह देकर चौंकाया और एक बड़ा चुनावी दाव खेला, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक बड़ा चुनावी दाव खेलते हुए यह प्रयास किया जा रहा है कि 115 सीटों में इजाफा करते हुए इस आंकड़े को 116 तक पहुंचाया जाए। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व हो या फिर प्रदेश नेतृत्व हो, बहुत जोरदार कैंपेनिंग की गई। केंद्रीय मंत्रियों की हम बात करें तो गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल सहित सीएम, डिप्टी सीएम के अलावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी यहां लगातार ताबड़तोड़ दौरे किए और भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसंपर्क करते हुए चुनावी सभाओं को भी संबोधित किया। हालांकि भाजपा का कहना है कि वो इस सीट को बड़े ही आराम से और बड़े ही अंतर से जीत रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी देखिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए लगातार जनसंपर्क का दौर जारी रखा। हालांकि इस बार गोविंद सिंह डोटासरा ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को चुनावों से पहले ही मंत्रिमंडल में जगह दिए जाने को लेकर काफी आलोचना की थी और उन्होंने यहां तक कहा कि यह संविधान के खिलाफ है। हालांकि इस पूरे मुद्दे को उन्होंने बुनाने का भी प्रयास किया, लेकिन ओवरऑल ये जो चुनाव है इस बार गुरमीत सिंह कुन्नर जी जो पूर्व विधायक हैं उनकी श्रद्धा को लेकर और साथ ही साथ भाजपा प्रत्याशी के राज को लेकर इस बार ये चुनाव लड़ा जा रहा है। अब कुछ ही देर में तस्वीर साफ हो जाएगी ममता की। ठीक 8 बजे जब वोटों की काउंटिंग शुरू होगी तो वोटों की काउंटिंग शुरू होने के साथ साथ जैसे जैसे 9:30 बजे जो हमें पहला रुझान मिलेगा, उसके बाद 12 साढ़े 12 बजे तक हम मानते हैं कि करणपुर विधानसभा क्षेत्र के जो लगभग 81.38% मतदाताओं के द्वारा जो अपना
फैसला ईवीएम मशीन में कैद किया गया था वो तस्वीर साफ हो जाएगी। यदि हम सुरक्षा इंतजामों की बात करें तो आप ये देखिए, मैं इस समय 3 पुली अंडरपास के पास खड़ा हुआ और 3 पुली अंडरपास से, मल्टीपर्पज स्कूल अंडरपास से लेकर 3 पुली तक के पूरी तरह से यातायात को बाधित कर दिया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। आप ये देख पा रहे हैं कि लगातार पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा मतगणना स्थल पर बिल्कुल अशोक, हम देख राउंड ऑफ किया जा रहा है ताकि किसी पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है और किसी भी तरीके की कोई लापरवाही ना हो सके, इस पर नजरें हैं। बहुत धन्यवाद अशोक आपका तमाम जानकारी देने के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, संकल्प यात्रा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दोपहर 12 बजे संकल्प यात्रा को संबोधित करेंगे। सभी मंत्री विधायक अपने अपने इलाकों में रहेंगे और केंद्र सरकार की योजनाओं का फीडबैक लेंगे। तो ये बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रही है विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी ये बड़ी खबर है। दोपहर 12 बजे संकल्प यात्रा को संबोधित करेंगे। सभी मंत्री विधायक अपने अपने इलाकों में रहेंगे। ये खबर निकलकर सामने आई है। केंद्र सरकार की योजनाओं का फीडबैक भी इस दौरान वो लेते नजर आएंगे। तो ये खबर आपको बता रहे हैं, विकसित भारत संकल्प यात्रा को आज प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। सभी मंत्री विधायक अपने अपने इलाके में रहेंगे। पहले से ये निर्देश दे दिए गए थे कि सभी को अपने अपने इलाकों में रहना है और पहली बार नहीं है जब विकसित भारत संकल्प यात्रा को पीएम संबोधित कर रहे हैं। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित किया है और जनता से पूछा है, उनका फीडबैक लिया है। आपको बता दें, इस संकल्प यात्रा का मकसद सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। जिन लोगों तक सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पाई है, उन्हें जानकारी नहीं है, वो जानकारियां जो है इस संकल्प यात्रा के रूप में दी जा रही है। जो योजनाएं हैं सरकार की, चाहे फिर वो महिलाओं के लिए योजनाएं हो या फिर वो सुरक्षा की बात हो, इन सभी को लेकर ये संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। और अब दिल्ली से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर राजस्थान में कांग्रेस ने कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त किए हैं। राजस्थान की सभी 25 सीटों पर कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त किए गए हैं। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान की सभी 25 सीटों पर कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त किए हैं। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए नियुक्त किए कोऑर्डिनेटर्स पूसाराम गोदारा को बीकानेर की जिम्मेदारी, हाकम अली को चुरू, महेंद्र गहलोत को सीकर, हरसहाय यादव को जयपुर ग्रामीण की जिम्मेदारी, रोहित बोरा को जयपुर, धर्मेंद्र राठौर को अलवर, महेश जोशी को भरतपुर की जिम्मेदारी, प्रशांत बैरवा को दौसा की जिम्मेदारी और संगीता बेनीवाल को पाली की जिम्मेदारी, महेंद्रजीत मालवीय को बांसवाड़ा की जिम्मेदारी, शकुंतला रावत को राजसमंद की जिम्मेदारी और मुरारी लाल मीणा को कोटा की जिम्मेदारी दी गई है। तो फिलहाल आपको बता दें, दिल्ली से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जो है कोऑर्डिनेटर्स को नियुक्त किया है कांग्रेस की ओर से, जिसमें राजसमंद की जिम्मेदारी शकुंतला रावत को दी गई है, झालवाड़ की जिम्मेदारी प्रमोद जैन भाया को, कोटा की मुरारी लाल मीणा को दी गई है। तो ये पूरी लिस्ट है जो जारी की गई है अलग अलग विधानसभा, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जिम्मेदारियां सौंपी की गई हैं। रोहित बोहरा को जिम्मेदारी इस दौरान दी गई है गंगानगर, प्रशांत बैरवा को दौसा की जिम्मेदारी है, संगीता बेनीवाल को पाली की जिम्मेदारी है। कांग्रेस ने अपने कोऑर्डिनेटर्स को नियुक्त कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, ये कोऑर्डिनेटर्स जो हैं आने वाले चुनाव के लिए नियुक्त किए गए हैं। इसमें कई वरिष्ठ नेता हैं तो कई विधायक जो चुने गए हैं। बीकानेर से पूसाराम गोदारा को, चूरू से हाकम अली को, सीकर से महेंद्र गहलोत को, जयपुर ग्रामीण से हरसाय यादव को, जयपुर से रोहित बोहरा को, अलवर से धर्मेंद्र राठौर को, भरतपुर से महेश जोशी को, दौसा से प्रशांत बैरवा को, पाली से संगीता बेनीवाल, तो बांसवाड़ा से महेंद्रजीत मालवीय को जगह दी गई है और उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। बीकानेर से पूसाराम गोदारा हैं तो चूरू से हाकम अली हैं। तो ये वो कोऑर्डिनेटर्स हैं जिनकी नियुक्ति जो है कर ली गई है। 25 लोकसभा सीटों के लिए ये कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर से एक और अहम खबर देंगे। आपको बता दें, राजस्थान यूनिवर्सिटी का 78वां स्थापना दिवस आज है। यह राजस्थान यूनिवर्सिटी का 78वां स्थापना दिवस है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के मानविकी पीठ सभागार में होगा समारोह। राज्यपाल कलराज मिश्र समारोह में शामिल होंगे। ये जानकारी सामने आ रही है। राजस्थान यूनिवर्सिटी का 78वां स्थापना दिवस आज है। राज्यपाल कलराज मिश्र समारोह में शामिल होंगे।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी के मानविकी पीठ सभागार में ये समारोह होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र समारोह में शामिल होंगे। जयपुर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2017 पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई। भर्ती परीक्षा में नकल करवाने में मदद करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार। पेपर लीक माफिया मूलाराम जाट को गिरफ्तार किया है। कुचामन सिटी का रहने वाला है आरोपी मूलाराम जाट। जीलिया कुचामन के सरकारी स्कूल में अध्यापक है मूलाराम जाट। अभ्यर्थी से 4 लाख रुपए लेकर परीक्षा में नकल करवाई थी मूलाराम जाट ने। एटीएस एसओजी की संयुक्त टीम ने ये कार्रवाई की है। तो पेपर लीक माफिया मूलाराम जाट को गिरफ्तार किया गया है। पेपर लीक में एटीएस और एसओजी की ये कार्रवाई और बड़ा एक्शन इस दौरान। आरोपी जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2017 मामले में ये कार्रवाई की गई है। पेपर लीक माफिया मूलाराम जाट को गिरफ्तार किया गया है। कुचामन सिटी का रहने वाला है आरोपी मूलाराम जाट। 4 लाख रुपए लेकर परीक्षा में नकल करवाई थी। दरअसल पेपर लीक प्रकरण में अभी तक कई लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 3 दिन के अपने जयपुर के दौरे के बाद पीएम मोदी दिल्ली पहुंच चुके हैं और इन 3 दिनों में पीएम मोदी ने देश की जिम्मेदारी भी निभाई और लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया। खास रिपोर्ट देखिए। देश की जिम्मेदारी और लोकसभा चुनाव की तैयारी, इसके साथ ही पीएम मोदी का 3 दिवसीय जयपुर दौरा पूरा हो गया है। यानी अब पीएम मोदी जयपुर से दिल्ली पहुंच चुके हैं। इन 3 दिनों में पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया और देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की रूपरेखा भी खींच दी। पीएम मोदी ने पहले दिन बीजेपी नेताओं को जीत का मंत्र दिया। लोकसभा की 25 सीटों पर चर्चा हुई। दूसरे दिन शनिवार को डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में 4 विषयों पर चर्चा हुई, जिनमें खालिस्तानी आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, कानूनों को बदलने की जरूरत, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर चर्चा हुई। वहीं रविवार को कॉन्फ्रेंस में करीब 8 विषयों पर चर्चा हुई। 5 विषय पर पीएम मोदी मौजूद रहे, जबकि 3 विषय पर अमित शाह मौजूद थे। पीएम मोदी के इन 3 दिवसीय दौरे को लेकर जयपुर शहर अलर्ट पर था। पहली बार इतने लंबे समय तक पीएम मोदी जयपुर में रुके। वहीं 3 महीने बाद लोकसभा चुनाव भी है। राजस्थान की 25 सीटों पर बीजेपी की नजर एक बार फिर से 25 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके साथ ही सभी राज्यों के डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी सुरक्षा के मुद्दे पर गंभीर दिखे। में खालिस्तान, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, कानून में बदलाव की जरूरत और ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर चर्चा की गई। मोदी ने यहां हर राज्य के डीजीपी से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में पीएम के नेतृत्व में देश की सुरक्षा पर प्राथमिकता से आगे बढ़ने की रणनीति तैयार की गई। इसके लिए अजीत डोभाल और अमित शाह से भी चर्चा हुई। दोनों ही डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में 3 दिन शामिल हुए। डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में आतंकवाद समेत उन मुद्दों पर चर्चा की गई जिससे देश भविष्य में सुरक्षित रहे। आतंकवाद को खत्म करने के मुद्दे को लेकर भी सभी राज्यों के डीजी से सुझाव आमंत्रित किए गए। साथ ही एनएसए अजीत डोभाल ने भी इस विषय पर अपने सुझाव पेश किए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। गलन से लोगों को जो है राहत नहीं मिल रही है। मौसम विभाग ने बदलाव के आसार भी जताए हैं। हल्की बारिश की भी संभावना जताई गई है। तो हल्की बारिश हो सकती है। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर लगातार जारी है। गलन से लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने बदलाव के आसार जताए हैं। कहीं पर बूंदाबांदी के लिए आशंका जताई गई है। बारिश हो सकती है हल्की, जिससे ठंडक थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि कोहरा जो है वो लगातार लोगों को परेशान कर रहा है। आवागमन करने में भी काफी दिक्कतें हो रही हैं। 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। हिमांशु मित्तल कोटा से, दीपक पुरी भरतपुर से संवाददाता हमारे साथ है। हिमांशु, सबसे पहले आपके पास ही आऊंगी। कोटा में इस वक्त कैसा है मौसम का हाल?
देखिए, आप इसको यूं समझिए कि नए साल की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि करीब करीब आज एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है और सूर्य देव के जो दर्शन है वो कोटा ने नहीं किए हैं। यानी कि जैसा मौसम सुबह होता है, सुबह की शुरुआत के साथ होता है, वैसी ही दिन होती है और वैसा ही शाम रहता है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान के बीच का जो बड़ा अंतर है वो भी लगभग कम हो गया है, ना के बराबर रह गया है। और अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि कोटा के स्टेशन इलाके में तापमान जो है वो 6 से 7 डिग्री के बीच में पहुंच गया है। अच्छी बात यह है कि आज जो है वो कोहरे से थोड़ा सा रिलीफ है। कोहरे की वजह से जो आज कोहरे का असर जो है वो कम नजर आ रहा है, लेकिन दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर बड़े जो फॉग इफेक्ट की वजह से दिल्ली की तरफ जाने वाली और दिल्ली की तरफ से आने वाली जो ट्रेन हैं वो बड़े पैमाने पर इफेक्ट हो रही हैं। दूसरा, जो तेज सर्दी का असर जो है वो आप देख सकते हैं कि सर्दी की वजह से, तेज ठंड की वजह से जो सब्जियां हैं वो खेतों में खराब होने लगी है। चाहे टमाटर की बात करें, मिर्ची की बात करें, पालक, मेथी जैसी जो सब्जियां हैं उन पर तेज ठंड की वजह से जो सब्जियां खराब होने की वजह से उनके जो भाव है वो काफी तेज हो गए हैं। दूसरा, आप समझ सकते हैं कि कोटा नगर निगम की गौशाला है बंदा धर्मपुरा, वहां पर करीब 100 गायों की मौत हुई है और ऐसे में जो आरोप है वो पार्षदों की तरफ से लगाया गया है कि ठंड की वजह से ये गायों की जो मौतें हैं वो हुई है। नगर निगम की तरफ से जो गौशाला है उसमें गायों को बचाने के लिए ठंड के जो मुकम्मल इंतजामात हैं वो नहीं थे और ऐसे में ये लापरवाही गायों की जिंदगी पर भारी पड़ी। यानी कि आप देख सकते हैं कि इंसानी नहीं। तस्वीरें जरा दिखाइएगा। देखिए फिलहाल मेरे कैमरामैन तस्वीर दिखाएंगे। ये कोटा का किशोर सागर तालाब है, इसे सिटी हाट कहा जाता है और मोटे तौर पर फिलहाल इन छुट्टियों के दिनों में लोगों के लिए ये घूमने फिरने का पॉइंट भी बना हुआ है। लोग यहाँ पर बोटिंग करने के लिए बड़े पैमाने पर पहुंचते हुए नजर आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि कोटा शहर में एंट्री से लेकर के कोटा शहर में अगर कहीं जाना हो तो ये पॉइंट जरूर पड़ता है और ऐसे में हर कोई इसे निहारता हुआ जरूर जाता है, क्योंकि ये पूरी की पूरी झील नुमा है और यहां से जो नजारा है वो कोटा का एक अलग ही नजर आता है। लेकिन आप देखेंगे तो दूसरी तरफ की जो तस्वीर है वो सुबह का वक्त है, चूंकि पानी भी यहां पर चारों तरफ भरा हुआ है और कोहरे का जो असर है वो यहां पर देखा जा सकता है। और जो तस्वीर है वो आपको धुंधली होने के साथ में ठंड का जो एहसास है वो भी यहां पर कराती हुई नजर आएगी। बड़ी बात यह कि तापमान, जैसा कि मैंने बताया कि न्यूनतम तापमान करीब 8.8 डिग्री के करीब है और ऐसे में जो तेज ठंड और शीतलहर की वजह से कोटा जिला कलेक्टर की तरफ से जो स्कूलों की छुट्टियां हैं वो भी बढ़ा दी गई है। यानी कि जो सरकारी और निजी स्कूल अब 13 तारीख तक जो है वो बंद रहने वाले हैं। पहले 8 तारीख तक ये थे, क्योंकि तेज ठंड और कोहरे और गलन की वजह से इस तरीके की स्थितियां देखने को मिल रही है। मैं लौटूंगी आपके पास। दीपक पुरी इस वक्त भरतपुर से हमारे साथ है। दीपक, भरतपुर में क्या है मौसम का हाल? वहां पर टेम्परेचर इस वक्त क्या बना हुआ है? देखिए, भरतपुर के मौसम की बात की जाए तो पिछले 10 साल में सबसे अधिक जो सर्दी है वो देखने को मिल रही है और टेम्परेचर की बात की जाए तो करीब 5 डिग्री के लगभग टेम्परेचर पहुंच चुका है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित नजर आ रहा है। करीब 10 दिन से सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए। हालांकि कल और परसों हल्की जो है करीब आधे घंटे के लिए धूप जो है दिखाई दी थी, लेकिन कोहरा नहीं था 2 दिन से। आज फिर से कोहरे की जो धुंध है वो देखने को मिली, जिससे वाहन चालकों की रफ्तार थमी है और कहीं ना कहीं जो ग्रामीण इलाके के अंचल के लोग हैं वो शहर पहुंचते हैं, चाहे वो रोजगार करने के लिए आते हो, चाहे दूध बेचने के लिए आते हो। दीपक, परेशानी देखने को मिल रही है। बहुत धन्यवाद दीपक और हिमांशु आपका तमाम जानकारियां देने के लिए, तस्वीरें दर्शकों को दिखाने के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। बाड़मेर से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर युवती के अपहरण की खबर से हड़कंप मच गया है। 2 युवकों पर युवती के अपहरण का आरोप है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने नाकेबंदी लगाई है। अपहरण के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। तो फिलहाल ये जानकारी सामने आई है। युवती के अपहरण की खबर से इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। सूचना के बाद पुलिस ने नाकेबंदी कर दी है। अपहरण के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है, ये जानकारी सामने आई है। लेक सिटी उदयपुर में फिल्म अभिनेता आमिर खान की बेटी इरा खान की शादी के फंक्शंस की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।
ताज अरावली में 8 से 10 जनवरी तक आयरा खान की शादी से जुड़े समारोह होंगे। कार्यक्रमों में आमिर खान के अलावा आधा दर्जन से अधिक बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के शामिल होने की संभावना है। शादी में आए मेहमान लेकर आमिर होटल ताज अरावली पहुंच चुके हैं, जहां होटल में वेलकम सेरेमनी में आमिर खान भी थिरकते नजर आ रहे। इस दौरान आमिर ने राजस्थानी गीतों पर थिरकते नजर आए। 3 दिन तक वेडिंग फंक्शन होंगे। बताया जा रहा है कि फिटनेस आधारित थीम होगी। गुजरात के वडोदरा से अयोध्या जा रही 108 फीट लंबी अगरबत्ती दौसा पहुंच चुकी है, जिसे देखने का लोगों में गजब का उत्साह नजर आ रहा है। जिले में दर्जनों जगह राम भक्तों ने रथ को रुकवाकर अगरबत्ती का पूजन किया। दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी के पाडली मोड़ के पास रथ पहुंचते ही भक्तों ने श्री राम के जयकारों के साथ रथ यात्रा का स्वागत किया। साथ ही अगरबत्ती निर्माता विहा भाई बरवाड़ का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। आपको बता दें कि 108 फीट लंबी अगरबत्ती का वजन 3500 किलो है। 1 जनवरी को वडोदरा से अयोध्या के लिए रवाना होने वाली अगरबत्ती 13 जनवरी को रथ यात्रा के रूप में अयोध्या पहुंचेगी। इस दौरान रथ में सवार औषधि युक्त अगरबत्ती जिस जगह से होकर गुजरती है, वहां के लोग उसका पूजन करने के लिए तैयार खड़े मिलते हैं। प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है और 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम जी उनके निजी स्थान में रामलला जब पधार रहे हैं, तो पूरे भारत देश के अंदर से पूरे भारत के भक्तों ने कहीं न कहीं उसकी ऐतिहासिक चीज वहाँ भेजी है। और चलिए अब एक